Okay, hello everyone. Namaskar, good morning. Okay. चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के। और कल हमने सेशन में क्या पढ़ा था? कल हमने बैंक गारंटी पढ़ा था, राइट? ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट है बैंक गारंटी केस में? कोई बैंक गारंटी केस में किसी तरह कोई डाउट, कोई समस्या, कुछ क्वेरी है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लेटर ऑफ क्रेडिट आज समझते हैं, ठीक है? पीडीएफ बेटा ऑलरेडी जो फोल्डर है ना, जहां पर आपको क्लासेस आपका कंटेंट मिलता है, उसके अंदर फाइल सेक्शन में मतलब वहीं पर ही अवेलेबल है पीडीएफ सारी सारी ना। ये वाली पीडीएफ अभी नहीं डाली मैंने, क्रेडिट वाली, उससे पिछली सारी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, ठीक है? ओके, ठीक है, चलो लेटर ऑफ क्रेडिट शुरू करते हैं। देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आई थिंक 5 फाइल तो 5 ही डाली होंगी, 5 ही फाइल्स या 5 ही डली हैं, सारी कंसोलिडेटेड फाइल्स ही हैं। वो हो सकता है एक ही फाइल में 2-3 क्लासेस जो ली हैं वो एक ही फाइल में डाल दी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अब ये मत सोचो नंबर ऑफ सेशन, जैसे अभी ये कौन सा सेशन है, 15 सेशन है, तो 15 सेशन मतलब 15 पीडीएफ होंगी, नहीं ऐसा नहीं है ना। जैसे ये एक पीडीएफ है, अब एक पीडीएफ में ही मैंने 4 क्लासेस की पीडीएफ एक में ही दे दूंगा, है ना? तो उसके हिसाब से मत देखो, पीडीएफ डाउनलोड करो और पढ़ो। सीधा लेटर ऑफ क्रेडिट पे ही चलते हैं, ये हमने कल कर लिया था, ठीक है? लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक ऐसी मैकेनिज्म है जो कि मैक्सिमम टाइम 99% टाइम कह लीजिए इस्तेमाल किया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब यानी कि आप कोई विदेश से बाहर से कोई सामान मंगवा रहे हो, उनको पेमेंट कर रहे हो, बाहर विदेश से लोग आपसे सामान मंगा रहे हैं, वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। अब जब मैं किसी दूसरे देश के साथ लिंक होता हूं और वहां से कोई सामान मंगवाता हूं, कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियस उसमें एक चीज बड़ी इश्यू यहां पर हो सकता है। बाहर से जब सामान मंगा रहा हूं तो मुझे पता नहीं है कि जो सामान भेज रहा है वो सामान भेजेगा या नहीं भेजेगा। मैं उसको पेमेंट कर दूं, वो सामान ही ना भेजे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो वाले लोग, वहां के लोग ये सोचें कि इंडिया में मैं सामान तो भेज दूं लेकिन मुझे कल को मैं पेमेंट ना मिले मुझे, तो कौन पहले किसको पेमेंट करेगा, कौन किसको पहले सामान भेजेगा। ये एक बेसिक सा फंडा रहता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट को यहाँ पर मैकेनिज्म को शुरुआत करने में। लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक तरह की गारंटी ही होती है आपकी, जो कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में एग्जीक्यूट की जाती है। एक मेरे पीछे आप एक छोटा सा एक चार्ट देख रहे होगे, है ना? एक चार्ट सा है, इसमें आप इस चार्ट में, इस डायग्राम में आपको कुछ लोग दिख रहे हैं या फिर कुछ यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिख रहा है, लाइक द बायर इज देयर, सेलर इज देयर, इंपोर्टर बैंक, एक्सपोर्टर बैंक, ये 4 पार्टीज आपको दिख रही हैं। इस चार्ट को मैं समझाता हूं एक एक करके, यहां पर आपका देखो क्या होता है। बायर जो है, बायर ने एक सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है सेलर के साथ, ठीक है? ये फर्स्ट। सेकंड, रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट। रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट मतलब यहां पर कि देखो, जो बायर है वो उसने सेल कॉन्ट्रैक्ट किया, बायर को क्या टेंशन है? बायर को ये टेंशन है कि भाई साहब मैं इसको पेमेंट कर दूं, पैसा भेजे ना भेजे। सेलर को ये टेंशन है, ये मुझे, मैं इसको सामान भेज दूं, पैसा मिले ना मिले। तो इसलिए ये बीच में क्या करते हैं, एक बैंक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं। और बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स एक प्रकार की गारंटी इनको दे देते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा जो है आपको मिल जाएगा। इनको श्योरिटी देते हैं, आप टेंशन मिल लीजिए, आपको सामान जो है आप तक पहुंच जाएगा। तो दोनों को ये यहां पर आपका एक प्रकार की गारंटी देते हैं बैंक्स। इसी बैंक, इसी जो गारंटी को, जो गारंटी दी जाती है यहां पर, उसी गारंटी को हम लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर कहते हैं, ठीक है?
तो यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर आपका एक लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर बनाया जाता है, किसके द्वारा, इंपोर्टर के द्वारा, जिसने बाय किया है प्रोडक्ट उसके द्वारा यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया जाता है, और जो इंपोर्टर का बैंक होता है वो यहां पर इस लेटर ऑफ क्रेडिट को बनाता है, वो इंपोर्टर का बैंक जो है इस लेटर ऑफ क्रेडिट को यहां पर बनाता है। जस्ट अ सेकंड, मच्छर, ओके। सो यहां पर ये बनाया इसने। अब ये एक श्योरिटी है इस इंपोर्टर बैंक की, इश्यूइंग बैंक की, कि भाई साहब ये लेटर ऑफ क्रेडिट मैं जारी कर रहा हूं, ये गारंटी है, आप सामान अपना भेजिए। तो ये इंपोर्टर बैंक इस इश्यूइंग बैंक को जिसको कहते हैं ये लेटर ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट शब्द लिखा है इसका मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये भेज देता है एक्सपोर्टर के बैंक को, ये लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक्सपोर्टर के बैंक को ये भेजा जाता है, ये यहां पर आपका, ओके। यार ये साइड हो जा मेरे भाई, क्यों तंग कर रहा है। भेजा गया, एक्सपोर्टर बैंक अपने एक्सपोर्टर को कहता है कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट मिल चुका है, आप बेझिझक बिना टेंशन के आप अपना सामान भेजिए। तो ये यहां पर आपका लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाता है, इसको भी दिखा दिया जाता है, गारंटी मिल गई है कि आपके इंडिया के बैंक की, कि इंपोर्टर यहां पर आपको पैसा भेज देगा, आप टेंशन मत लो, आप अपना सामान डिलीवर करो। तो ये डिलीवर गुड्स, ये गुड्स को यहां पर डिलीवर कर देता है। गुड्स जो है यहां पर वहां के लोकल पोर्ट के पास पहुंच गए, उस पोर्ट के पास पहुंच के यहां पर जो पोर्ट है इस पोर्ट के पास पहुंच जाता है, ठीक है, और ये यहां पर सामान पड़ा रहता है इसका, ओके, ठीक है, गॉट इट। जब ये सामान यहां पर पड़ा होता है तो सामान पोर्ट से तब तक रिलीज नहीं हो सकता जब तक यहां पर इस बायर के द्वारा इस पोर्ट अथॉरिटी को या फिर एयरपोर्ट को या पोर्ट अथॉरिटी को यहां पर डॉक्यूमेंट्स ना दिखाए जाए, ना दिखाए जाए यहां पर तब तक। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स, देखो इन्होंने सामान भेजा, एक्सपोर्टर ने, इंपोर्टर का ये सामान है। अब जो पोर्ट अथॉरिटी है उसको क्या पता लगेगा कि वाकई में जो सामान भेजा गया है वो इसी इंपोर्टर से बिलोंग करता है, नहीं पता लगेगा, है ना। इसलिए एक्सपोर्टर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सामान जो उसने भेजा है उसकी कोई एक कॉपी, जिसको हम बिल्टी बोलते हैं सिंपल सरल भाषा में, जो लोकल हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान भेजते हैं, आप भी सामान किसी को भेजते हो तो वहां पर जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कैसे इंश्योर करेगी कि सामान जो भेजा गया है वो उसी पर्सन के लिए भेजा गया। तो जो यहां से मैंने स्टार्ट से, जहां से सामान मैंने भेजना स्टार्ट किया है उस जगह से, उस जगह से मैं यहां पर आपका एक बिल्टी बनवाता हूं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, वो बिल्टी मैं उसको अलग से भेज देता हूं कोरियर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या फोटो खींच के भेज दी, मेल कर दिया, और वो बिल्टी को दिखाया जाता है वहां की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को कि ये देखो बिल्टी है मेरे पास है, यानी कि ये सामान मेरा है, ये प्रूफ है। उसी तरह से यहां पर एक बिल ऑफ लेडिंग होता है, जैसे वो बिल्टी मैंने बात की वो थोड़ी लोकल लैंग्वेज है, ये थोड़ी टेक्निकल भाषा आ गई, बिल ऑफ लेडिंग होता है ना, बिल ऑफ लेडिंग। सो बिल ऑफ लेडिंग होता है, ये सेलर जो है ये भेज देता है अपने एक्सपोर्टर बैंक को, एक्सपोर्टर बैंक इस बिल ऑफ लेडिंग को भेज देता है इंपोर्टर बैंक को, इंपोर्टर बैंक कहता है कि भाई साहब मेरे पास बिल ऑफ लेडिंग आ चुका है, अब आपका सामान भी यहां पर पहुंच चुका है, ये भी आपको श्योरिटी होगी, बिल ऑफ लेडिंग भी आ चुका है, अब आप पेमेंट कर दीजिए इस सामान की, पेमेंट कर दीजिए सामान की, और मैं बिल ऑफ लेडिंग आपको देता हूं और अपना सामान रिलीज करा लीजिए। ठीक है, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया, बस इतना ही मैकेनिज्म है। इसमें यहां पर दो बैंक्स इन्वॉल्व हुए हैं, एक इंपोर्टर का बैंक, एक्सपोर्टर का बैंक, क्योंकि ऑब्वियस है जो इंपोर्टर का बैंक है उसकी सेम ब्रांच एक्सपोर्टर में, एक्सपोर्टर की कंट्री में ना हो, इसलिए वो टाई अप करता है वहां के लोकल बैंक के साथ, जिसके थ्रू ये लेटर ऑफ क्रेडिट और ये बिल ऑफ लेडिंग यहां पर आपका मूवमेंट किया जा सके। अब बात आती है कि इन दोनों बैंक्स को इसमें क्या फायदा, ये दोनों बैंक्स इसमें क्यों इन्वॉल्व हुए। इन दोनों बैंक्स को फायदा ये है कि इनको कमीशन मिलता है, जैसे बैंक गारंटी केस में कमीशन मिलता है वैसे इन दोनों बैंक्स को भी इस केस में कमीशन दिया जाता है, तो ये कमीशन को अर्न करने के लिए ये लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करते हैं। एक और चीज है कि सर कल को ये इंपोर्टर जो है ना पेमेंट करे, ना पैसा दे, वो कहता है सामान पड़ा पड़ा रहने तो मैं तो पेमेंट नहीं करता, तो क्या किया जा सकता है, तो यहां पर वही बात होगी, अगर वो पेमेंट ही नहीं कर रहा, अगर सामान पड़ा है तो फिर उससे जो रिकवरी के अलग अलग हमारे तरीके हैं वो वेजर्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसने उसने हमें गारंटी दी है इसकी, और हम गारंटी के बेस पर इसको, सेलर को तो हमारी बैंक की जिम्मेवारी बनती है पेमेंट करनी, हम तो इसको पेमेंट कर देंगे, और हमने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेटर ऑफ क्रेडिट उसको
दिया था बनाकर इंपोर्टर को, उन टर्म्स एंड कंडीशन को अगर वो पूरा नहीं करता, पेमेंट नहीं करता है, तो फिर हम उससे पेमेंट वसूल करने का जो भी तरीका है, जो रिकवरी का तरीका होता है, जो हम पढ़ेंगे काफी कुछ क्लासेस के बाद, वो यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे। आई होप कि ये छोटा सा मैकेनिज्म लेटर ऑफ क्रेडिट का समझ में आ गया होगा कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट, किस केस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। ये आपका यहां पर भी कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। अब यही चार्ट को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इस फॉर्म में। एक बार इस चार्ट को थोड़ा सा नजर मारो, जस्ट स्टेप्स बाय स्टेप लिखा है, इन चीजों को एक बार देखो। कोई डाउट है तो पूछो अभी तक। मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, कोरियर के थ्रू भी आते हैं, जो बैंक एक्सेप्ट कर ले। सर व्हाई डोंट वी यूज एस्क्रो फॉर इट? बिल्कुल कर सकते हैं, एस्क्रो अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वही है ना, एस्क्रो अकाउंट जो यूज किया जा सकता है उसके अंदर आपकी पेमेंट आएगी, पेमेंट किसी बैंक में जाएगी ना, पेमेंट भी तो करनी ही पड़ेगी ना। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट तो ये होता है ना कि किसी ने पेमेंट करी, मान लीजिए ए पार्टी ने सी पार्टी को पेमेंट करनी है ना, बी के पास आपने पेमेंट कर दी और बी पार्टी आगे सी को पेमेंट करेगी, ये जो एस्क्रो अकाउंट इसके पास मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन ये पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना ए को उसके पास, ये पेमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। पेमेंट हुई कहां पर है? पेमेंट तो लास्ट मोमेंट पे हुई है, जब यहां पर सामान डिलीवर हो गया है। एस्क्रो में तो पेमेंट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपको डालनी पड़ेगी उसके अंदर, और फिर जब पेमेंट चली गई तो फिर चली गई, फिर ए से तो पेमेंट निकल गई, इंपोर्टर ने पेमेंट ही कर दी बैंक को, सी के पास पेमेंट पहुंच ही जाएगी। फिर ए कैसे रोक सकता है पेमेंट को? अगर उसका सामान डिलीवर नहीं होता तो ए कैसे कह दे कि भाई साहब सामान मेरा डिलीवर नहीं हुआ है, मेरी पेमेंट वापस करो? वो तो चला गया, पैसा चला गया तो चला गया। इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में पैसा थोड़ी ना गया फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। नहीं बेटा, नोस्ट्रो वोस्ट्रो वाला केस इसमें कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल जो चीज मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये पढ़ो एक बार, समझ में आ रहा है? एलओसी ओनली बड़े बैंक इशू कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई बड़ा छोटा बैंक, प्राइवेट बैंक जैसा कुछ नहीं है। ऐसे बैंक जिनको यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ऑथोरिटी दी गई है, ऑथराइज डीलर बनाया गया है, वही इशू कर सकते हैं।
सारे बैंक्स यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए नहीं होते हैं, कुछ ही बैंक्स यहाँ पर ऑथराइज डीलर ब्रांचेस होती हैं, बैंक्स होते हैं जिनको आरबीआई की तरह अथॉरिटी दी गई होती है इन सब कामों को करने के लिए। वही ब्रांचेस यहाँ पर इसको लेटर ऑफ क्रेडिट को जारी कर सकते हैं। अपने शहर में किसी भी ब्रांच में जाके आप ये नहीं कह सकते मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे दीजिए, वो नहीं बना के देगा। वो क्या करेगा, वो आपका, आप कस्टमर हो उसके, आपको यहाँ पर बता देगा, लेकिन जो आपका काम होगा वो उसकी किसी ऑथराइज डीलर ब्रांच के थ्रू ही काम होगा। ठीक है, चलो अब इस चार्ट को समझते हैं। उम्मीद करता हूं इस चार्ट में से काफी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और मैक्सिमम चीजें नहीं समझ में आएंगी, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जो पिछले पेज पर आपने चार्ट पढ़ा था उसी का ही कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, देखो यहां पर एक सोचने वाली बात यह है कि जो पिछला जो हमने ये चार्ट देखा था, इसमें एक इंपोर्टर बैंक था, और इंपोर्टर बैंक ऐसा बैंक था जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है। इंपोर्टर बैंक मतलब कोइंसिडेंस अब बता रहा हूं मैं तुम्हें, कितने कोइंसिडेंस है इस चार्ट में। एक बायर है, इंपोर्टर है, उसका ऐसे किसी बैंक में अकाउंट है, पहला कोइंसिडेंस, ऐसे किसी बैंक में अकाउंट है जो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है। कोइंसिडेंस है, हो सकता है किसी और बैंक में अकाउंट हो जो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी ना करता हो। ठीक है, तो यहां पर एक और बैंक जिसमें इसका अकाउंट है, हो सकता है उसका टाई अप किसी ऐसे बैंक के साथ कराना पड़ेगा जो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है, बैंक इन्वॉल्व हुआ। फिर इंपोर्टर बैंक जो था जिसने इश्यू किया लेटर ऑफ क्रेडिट, उसका एक साथी बैंक किसी दूसरे कंट्री में है, और जो साथी बैंक इसका है जिसके साथ ये डील करता है, जिसके साथ इसका टाई अप है, वही बैंक कोइंसिडेंटली यहां पर इसी एक्सपोर्टर का भी बैंक है। अनदर कोइंसिडेंस कि मैं भाई साहब इंपोर्टर बैंक का टाई अप किसी ऐसे एक्सपोर्टर बैंक के साथ है, किसी बैंक के साथ है जिसको हम एडवाइजिंग बैंक कहते हैं, और एडवाइजिंग बैंक, इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया कि एडवाइजिंग बैंक जो था वही एक्सपोर्टर वाला का बैंक का, एक्सपोर्टर का अकाउंट इसी एडवाइजिंग बैंक में था। सो ये इतना छोटा सा कोइंसिडेंस की देन है। यहां कोइंसिडेंस, यहां कोइंसिडेंस, यहां कोइंसिडेंस, इतने सारे कोइंसिडेंस पॉसिबल बहुत कम केसेस में देखने को मिलते हैं। इसलिए यहां पर आपके और भी बहुत सारे बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जब हम प्रॉपर एक लेटर ऑफ क्रेडिट की एक रूटीन की ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। यहां पर जितने भी आपको टाइप ऑफ बैंक दिख रहे हैं, लाइक द नेगोशिएशन बैंक, एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, रीएम्बर्सिंग बैंक, ठीक है, इश्यूइंग बैंक, ये आपको मोटा मोटी ये दिख रहे हैं, और कोई तो नहीं है ना, है ना, 1 2 3 4, ये 4 आपको बैंक्स मोटा मोटी दिख रहे हैं। अब पहली चीज तो मैं ये बता दूं, ये जितने भी बैंक दिख रहे हैं ये हो सकता है कोई एक ही बैंक हो। इश्यूइंग बैंक चलो ठीक है, मानते हैं, अलग है। नेगोशिएशन बैंक, कंफर्मिंग बैंक, रीइंबर्सिंग बैंक, एक ही बैंक हो सकता है। हो सकता है कि दो बैंक एक फंक्शन कैरी आउट करें, हो सकता है तीनों के तीनों फंक्शन एक ही बैंक कैरी आउट करे, हो सकता है तीनों के तीनों अलग अलग बैंक कैरी आउट करे फंक्शंस को। इट डिपेंड्स कि किस टाइप का काम कौन से टाइप का बैंक कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हर एक टाइप का, मान लीजिए विदेश में, अब हमें वहां की बैंकिंग कल्चर का नहीं मालूम, वहां पर विदेश में कोई बैंक किस तरह का काम कर रहा होगा, हो सकता है कोई बैंक किस तरह का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एक सिंगल बैंक भी हो सकते हैं। अच्छा, एक और एडवाइजिंग बैंक भी, ये एक सिंगल बैंक भी हो सकते हैं। दो बैंक्स, दो काम एक बैंक भी कर सकता है, तीन काम एक बैंक कर सकता है, चारों काम एक बैंक भी कर सकता है, और चार चार अलग अलग बैंक्स भी हो सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, समझ में आ गया इतना पॉइंट अभी तक? आई होप सो। इधर गया मेरा इरेजर। चलो अब थोड़ा सा इस पे नजर मारते हैं। पहला स्टेप, एक एप्लीकेशन आई एलसी की, इश्यूइंग बैंक ने एप्लीकेशन जारी कर दी। ठीक है, ओके, एलसी, सॉरी, इधर एलसी ओपन कर दिया गया। एलसी ओपन करके वहां के एडवाइजिंग बैंक को भेजा गया। ठीक है, एक्सपोर्टर के पास ये एडवाइजिंग बैंक आ गया कि भाई साहब ये एलसी आ चुकी है हमारी। इसने यहां पर मूवमेंट कर दी गुड्स की। ठीक है, गुड्स की मूवमेंट यहां पर जा रही है, गुड्स यहां पर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जो बिल ऑफ लेडिंग वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो नेगोशिएशन बैंक के पास। नेगोशिएशन बैंक ने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंफर्मिंग बैंक के पास भेजे। कंफर्मिंग बैंक एक ऐसा बैंक है
जो कि यहाँ पर इश्यूइंग बैंक और नेगोशिएशन बैंक के बीच में बैठा होगा और वो ये कंफर्म करेगा कि हाँ बिल ऑफ लेडिंग मेरे पास आ चुका है, ओके है, ठीक है। इश्यूइंग बैंक ने यहाँ पर जब कन्फर्मिंग बैंक ने इश्यूइंग बैंक को यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, ओके है, डन है, तो इसने यहाँ पर उसके बेस पर क्या किया, उसके बेस पर जो पेमेंट है वो इंस्ट्रक्शन जारी कर दी रीइंबर्सिंग बैंक को। रीइंबर्सिंग बैंक क्या कर रहा है, इश्यूइंग बैंक के बेस बिहाफ पर यहाँ पर पेमेंट रिलीज कर रहा है आपका, किसको, नेगोशिएशन बैंक को, जो कि नेगोशिएशन बैंक इन दोनों बैंक्स के बीच में नेगोशिएट कर रहा है, इन दोनों कस्टमर के बीच में नेगोशिएट कर रहा है। किसकी नेगोशिएट कर रहा है कि भाई साहब पेमेंट मैं आपको दिलवाऊंगा, पेमेंट मैं आपको दिलवाऊंगा, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। तो नेगोशिएशन बैंक को यहाँ पर पेमेंट पहुंची और नेगोशिएशन बैंक ने यहाँ पर एक्सपोर्टर को बोला कि भाई साहब पेमेंट आपकी आ चुकी है, और इधर फिर जब बिल ऑफ लेडिंग, जब पेमेंट आ गई तो बिल ऑफ लेडिंग के हिसाब से जो यहाँ पर आपका एक्सपोर्टर है उसको यहाँ पर आपका सामान मिल गया। अब समझ में आया मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, कि ये सभी बैंक्स का अपना अपना काम है। एडवाइजिंग बैंक का काम है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो उस तक पहुंचा दे, ठीक है। नेगोशिएशन बैंक का काम है कि जो पेमेंट है वो यहां पर एक्सपोर्टर तक पहुंचाए, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पर इश्यूइंग बैंक को डिलीवर करे। और कंफर्मिंग बैंक का काम है इश्यूइंग बैंक को कंफर्म करना कि भाई साहब डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है, डन है। और रीइंबर्सिंग बैंक का काम क्या है कि जो पेमेंट इश्यूइंग बैंक भेज रहा है वो इश्यूइंग रीइंबर्सिंग बैंक जो पेमेंट है वो यहां पर पेमेंट ट्रांसफर करता है नेगोशिएशन बैंक को। तो ये सारे के सारे, वही मैंने कहा था कि ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं वे बैंक एक सिंगल बैंक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन बैंक्स भी हो सकते हैं, चार अलग अलग बैंक्स भी हो सकते हैं। ये बेसिकली चार बैंक्स, यहां पर चार अलग अलग फंक्शंस बताए गए हैं जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट में एक बैंक करता है। अब हो सकता है कोई एक बैंक रीइंबर्सिंग बैंक का काम ही ना करता हो, दूसरा बैंक करता हो। एडवाइजिंग बैंक जो है वो कंफर्मिंग का काम करता है, नेगोशिएशन का काम करता है, वो रीइंबर्सिंग का काम नहीं करता। वो कहता मेरे यहाँ पर नहीं है, वैसी फैसिलिटी नहीं है रीइंबर्सिंग वाली, मैं नहीं करता, आप किसी और बैंक से संपर्क कीजिए। तो रीइंबर्सिंग बैंक का अलग संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ के बैंक्स का हो सकता है किसी बैंक के साथ टाई अप ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। अब इतने सारे बैंक क्यों इन्वॉल्व है, नेगोशिएशन बैंक क्यों इन्वॉल्व हुआ है, क्यों, क्योंकि इश्यूइंग बैंक का जो इधर जिसके साथ टाई अप है वो बैंक कोई और बैंक है, ठीक है। तो यहां का नेगोशिएशन बैंक अलग हो जाएगा, इश्यूइंग बैंक का उसके साथ टाई अप नहीं है, वो इसीलिए किसी कंफर्मिंग बैंक के थ्रू बीच में पढ़कर जिसका इसके साथ टाई अप है उसके थ्रू इसके साथ पेमेंट करवा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब समझ में आया ये चार्ट, कि ये चार्ट क्या कहना चाहता है? क्लियर है ये चार्ट? इस चार्ट का ना मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, बाद में ना तुम्हें पढ़ने में दिक्कत आएगी। सारी स्लाइड ही डिलीट कर देता हूं ना, एक बार अच्छे से फिर से देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो।
चलो ओके, क्लियर है, डन है। चलिए आगे चलते हैं हम। मतलब पीछे चलते हैं ना, क्योंकि यहां पर थोड़ी स्लाइड्स अलग लेवल पे चल रही है। ये जो मैंने अभी आपको बताया है जो चीजें, वो स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिखी हुई हैं। आप बाद में इसको आराम से तसल्ली से पढ़ लेना। इनमें से कुछ भी समझना है बाद में पूछ लेना मेरे से, इनको पढ़ लेना, ठीक है। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मान लीजिए अब लेटर ऑफ क्रेडिट है, देखो जिसमें कंट्रीज इन्वॉल्व है, एक कंट्री दूसरी कंट्री। अब मैं बात करूं यहाँ के इंडिया के कानून की, लॉ की, वो अलग है। दूसरे कंट्री के कानून की बात करूं तो वो लॉ अलग है। अब मान लीजिए कोई एक देश दूसरे देश में है, सॉरी एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर अलग अलग देशों में है, तो कोई डिस्प्यूट होता है दोनों का आपस में किसी भी तरह का, तो कहां पर सॉल्व किया जाएगा, कहां पर होगा वो सॉल्व? सोचने वाली बात है कि कहां पर होगा सॉल्व। सर मेरा इंडिया यूएसए के बीच में इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो रहा है, तो पेमेंट नहीं करी है या सामान नहीं भेजा है, मैं कहां पर केस फाइल करूं? सोचने वाली बात है ना। कौन सा ऐसा कोई लॉ है, कानून है जो इस तरह की ट्रांजैक्शन को देखता है? तो बिल्कुल एक कानून बनाया गया है, और वो कानून है आपका, दैट इज द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक है जिसने एक यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है। यूसीसी आईसीसी ये कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट क्रेडिट। ये पब्लिश किया गया आईसीसी के द्वारा। इसमें क्या है कि अब जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, या कानून कह लीजिए, या फिर कह लीजिए प्रोफोर्मा कह लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट का, अब इंडिया में प्रोफोर्मे अलग बनेंगे यहाँ के कानून के हिसाब से, वहां के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अलग होंगे। तो दोनों देशों के डॉक्यूमेंट्स को कॉमन करने के लिए एक आईसीसी संस्था जो है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्होंने एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म बना दिया है, जिसपे वो सारी की सारी चीजें दोनों देशों के बीच में, अब जितने भी देश लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर कर रहे हैं आपस में ट्रांजेक्शन, उन सभी के राइट्स ड्यूटीज वगैरह वगैरह ध्यान में रखते हुए, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक यूनिफॉर्म उन्होंने फॉर्म बना दिया, जिससे किसी भी तरह का डिस्प्यूट अगर होता है तो वहां पर उसका सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन है। ये आपके सारे के सारे बैंक लिखे हो, इश्यूइंग बैंक क्या होता है, बेनिफिशियरी बैंक क्या होता है, ठीक है, एडवाइजिंग बैंक क्या है, नेगोशिएटिंग बैंक क्या है, कंफर्मिंग बैंक क्या है, रीइंबर्सिंग बैंक क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये पढ़ लेना। अब आता है टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस क्रेडिट। सॉरी, एक्सेप्टेंस क्रेडिट। ऑर्डिनरी लेटर ऑफ क्रेडिट आर ऑफन साइट क्रेडिट्स, जिनको यहां पर रिक्वायर होती है क्विक पेमेंट्स ऑफ बिल्स ड्रोन बाय बेनिफिशियरी। एक्सेप्टेंस क्रेडिट और टाइम क्रेडिट आर लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम विच यूसेंस बिल्स कैन बी क्लेम्ड। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड शब्द यहां पर आ गए। बेसिकली देखो, सबसे पहला एक्सेप्टेंस क्रेडिट, जिसको हम ऑर्डिनरी लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, इसको साइट क्रेडिट भी कहते हैं, जिसमें यहां पर आपका जैसे ही ये लेटर ऑफ क्रेडिट डिलीवर होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, यहां पर उसी वक्त आपकी पेमेंट हो जाती है। सिंपल, मतलब कि सिंपल, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो यहां पर आपका एक्सेप्टेंस क्रेडिट। रेवोकेबल क्रेडिट, रेवोकेबल क्रेडिट ये है कि रेवोकेबल क्रेडिट कैन बी चेंज्ड और टर्मिनेटेड बाय इश्यूइंग बाय विदाउट प्रायर नोटिफिकेशन टू द बेनिफिशियरी। नेक्स्ट जो पर्सन जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट दिया गया है, उसको इन्फॉर्म किए बिना मैं उसमें बदलाव कर सकता हूं और टर्मिनेट कर सकता हूं। इररेवोकेबल क्रेडिट, जो कि किसी भी तरह का उसमें बदलाव या कैंसिल नहीं किया जा सकता, आपका जो बेनिफिशियरी है उसको अप्रूवल दिए बिना। कंफर्म्ड क्रेडिट, यानी कि अ बैंक दैट एडवाइजेस द क्रेडिट टू द रिसिपिएंट एट इट्स कंफर्मेशन, उसने कंफर्मेशन दे दी कि इट इज रेफर्ड टू एज कंफर्म्ड क्रेडिट, कि हाँ ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया गया ये कंफर्म्ड है ना, मेरे द्वारा ये जारी किया गया है, और ये किसी भी तरह से इसको अल्टर या बदलाव नहीं किया जा सकता, दैट इज द कंफर्म्ड क्रेडिट। अगला आता है, यार ये सेल वीक हो गएगा इसके, ठीक है, ट्रांसफरेबल क्रेडिट। ट्रांसफरेबल क्रेडिट की जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, बेनिफिशियरी राइट अंडर द एलसी cannot be transferred. A transferable credit allows the recipient to assign his rights to the third party.
इसमें क्या है कि मैं लेटर ऑफ क्रेडिट किसी थर्ड पार्टी को साइन कर सकता हूं। थर्ड पार्टी को साइन करने का मतलब क्या है कि मैं मान लीजिए ए इंपोर्टर, बी एक्सपोर्टर, और जो बी जो है किसी और से सामान खरीद रहा है, सी से सामान खरीद रहा है, और सी से सामान खरीद के ये एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बी कहता है यार मैं बीच में ऐसे इन्वॉल्व हो रहा हूं, तो ये मैं लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफरेबल वाला बना देता हूं जो सी के पास पहुंच जाएगा। तो सी जाने, सी का काम जाने, मेरी पेमेंट उसके बाद पहुंच जाएगी, मैं बीच में मार्जिन ले लूंगा। तो दैट इज ए ट्रांसफरेबल क्रेडिट जो किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। बैक टू बैक क्रेडिट होता है कि इन केस अब मैं एक बड़ा सप्लायर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर हूं यहां पर आपका, और अब ऑब्वियस है मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लूंगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लूंगा, उसके बाद मैं 6 महीने बाद मुझे फिर एक इंपोर्टर इंपोर्ट कराना है, फिर 6 महीने बाद मुझे एक इंपोर्ट कराना है। नहीं, आपको बार बार ये सब चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी, तो इसलिए आप एक कंसोलिडेटेड लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लेते हो, तो उसमें ही आप उस चीज को बार बार इस्तेमाल करते रहते हो। दैट इज द बैक टू बैक क्रेडिट्स। आगे आते हैं एंटीसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके यहां पर 3 तरीके बता रखे हैं, रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट और ग्रीन क्लोज। रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर होता है regular LC transaction, beneficiary is only entitled to payment after delivering the documentation and invoices issued under the LC to the negotiating bank. Red clause letter of credit में क्या होता है, बेनिफिशियरी केवल और केवल पेमेंट जो है उसको पेमेंट तभी मिलेगी जब डॉक्यूमेंट और इनवॉइसेस जो है वो यहां पर नेगोशिएटिंग बैंक को पहुंचा देगा। लेकिन कुछ केसेस में यहां पर आपका एडवांस में भी पैसा देना पड़ता है, और ऐसी चीजों में यहां पर हम उसको रेड क्लोज से लिखते हैं, रेड इंक से लिखते हैं, उसको यहां पर रेड क्लोज कहा जाता है। ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट में ये रेड क्लोज का ही इंप्रूवमेंट है। इसमें यहां पर आपका प्री शिपमेंट एडवांसेस, ना ही केवल नॉट ओनली अलाउज प्री शिपमेंट एडवांसेस, यानी कि शिपमेंट करने से पहले ही एडवांस दे दिया जाएगा, बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्टर एडवांसेस टू कवर द स्टोरेज एट द पोर्ट ऑफ द शिपमेंट, यानी कि उसको स्टोरेज करने का भी उसके पास राइट है, स्टोर भी उसी को करना है। इसी चीज को हम ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं कि पेमेंट आपकी थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, कि इसमें आपकी पेमेंट तभी होगी जब डॉक्यूमेंटेशन इनवॉइसेस होंगे, और यहां पर आपका रिसिपिएंट यहां पर एडवांसेस उसको मिल सकता है कुछ केसेस में, इसमें यहां पर आपको प्री शिपमेंट एडवांस पूरा पूरा मिल सकता है। ये ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर होता है। और रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर आपका ये हो गया कि अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज फिक्स्ड, उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपका एक्सपोर्टर इंपोर्ट की अमाउंट फिक्स है, मतलब 1 लाख का होगा तो 1 लाख का ही चलता रहेगा। वही लेटर ऑफ क्रेडिट, सेम लेटर ऑफ क्रेडिट को हम बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ज्यादा क्या, बिल्कुल चेंजेस होंगे नहीं, जो ऑर्डर वैल्यू रहेगी सब कुछ रहेगा वो सेम रहेगा। तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट को मैं बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं, एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट को। ठीक है, तो ये यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हुए। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट जो है लेटर ऑफ क्रेडिट का काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा, काफी चीजें इसमें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इसी का ही एक और पार्ट मैं आपको बता देता हूं, करवा देता हूं। देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट के बियॉन्ड भी कुछ चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास, मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया, मैं यार इस चार्ट पे आता हूं, इस पे आता हूं। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने जारी किया। अब लेटर ऑफ क्रेडिट के वक्त क्या था, मैंने पेमेंट करनी थी, पेमेंट आपने इनको कर दी, इन्होंने आगे आगे पेमेंट भेज दी। ठीक है, अब मेरा यहां पर जो पेमेंट मैंने करी है, मैं इस पेमेंट को करने की क्षमता नहीं रखता। अभी मैंने कह दिया भाई साहब मेरे से पेमेंट नहीं होगी, ठीक है, अभी मेरे पास पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है, तो यहां पर लोन लिया जा सकता है। बायर कहेगा, इंपोर्टर कहेगा मुझे लोन दे दो। अब लोन क्या कैसे कर सकते हैं, सेलर एक्सपोर्टर है, इसको पेमेंट करनी है डॉलर में हमने। ठीक है, लोन मैं लूंगा, मैं जो इंपोर्टर हूं, मैं कहूंगा किसी विदेशी बैंक से संपर्क करूंगा, जरूरी नहीं है इसी बैंक से संपर्क करूंगा, किसी भी बैंक से हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है उसमें, किसी विदेशी बैंक से संपर्क करूंगा, उसको कहूंगा कि मैंने वहां के आपके देश से एक्सपोर्टर से एक सामान मंगवाया था, अभी मेरा पेमेंट देने की क्षमता नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा लोन दे दीजिए, ताकि जो आप लोन मुझे देंगे वो लोन आपका क्या कहां जाएगा, वो इसके पास पेमेंट के बदले में चला जाएगा। वो लोन मैं नहीं, मतलब पैसा मैं नहीं लूंगा, पैसा आप ही के देश में रहेगा, आप ही के वहां पर एक सेलर है, एक्सपोर्टर है, उसको पेमेंट करनी है, लोन मैं ले लेता हूं। अब विदेश में जो बैंक है, अब इसको इस पर्टिकुलरली पर्सन की
वर्दीनेस कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगी बंदा बढ़िया है, ओके है, ठीक है? तो ये जो बैंक है ये क्या करेगा, ये संपर्क करेगा इस पर्टिकुलर इंपोर्टर के बैंक से जहां पर इसका अकाउंट वकाउंट है, ठीक है? इससे संपर्क करेगा, इससे कहेगा कि सर आपका ही कस्टमर जो है वो मेरे पास एक लोन लेने के लिए आया हुआ है और ये लोन क्या मैं इसको दे सकता हूं? क्या आप इस पर्सन की गारंटी लेंगे? अगर कल को ये बंदा मुझे पैसा नहीं चुकाता है, ये इंपोर्टर मुझे पैसा नहीं चुकाता है, इंपोर्टर मुझे, तो क्या आप इसकी गारंटी लेने के लिए तैयार हैं कि अगर ये पैसा नहीं चुकाता तो आप इसके बिहाफ पर पैसा चुकाएंगे? इंपोर्टर बैंक अपने इंपोर्टर से संपर्क करता है कि आपने ऐसा कोई लोन मांगा है, आपकी गारंटी के लिए मेरे पास कंफर्मेशन आई है, तो आपको गारंटी तो मैं दे देता हूं आपके लोन की, लेकिन इसके बदले में मैं आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा। तो यहां पर फिर से कमीशन चार्ज किया जाता है इस पर्टिकुलर इंपोर्टर बैंक के द्वारा। किस लिए? इनको गारंटी देने के लिए कि भाई साहब मैं आपकी गारंटी दे रहा हूं, कल को आप मुकर जाते हो तो पैसा तो मेरी जेब से जाएगा ना, तो उसके लिए मुझे कमीशन देना पड़ेगा। तो यहां पर अच्छा खासा मोटा कमीशन मांगा जाता है और ये जब कंफर्मेशन यहां पर इंपोर्टर बैंक इसको दे देता है तो ये यहां पर इस इंपोर्टर बैंक की कंफर्मेशन गारंटी के बिहाफ पर इंपोर्टर को लोन देकर ये पैसा इस एक्सपोर्टर को देता है, एक्सपोर्टर के पास पैसा पहुंच जाता है और यहां पर ये ट्रांजेक्शन पूरी पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है। अब ये जो यहां पर जो किया गया है, ये क्या किया गया है? अब यहां पर जो लोन दिया गया है विदेश बैंक के द्वारा, इस लोन को हम कहते हैं बायर्स क्रेडिट। इस लोन्स को कहा जाता है, लोन को कहा जाता है बायर्स क्रेडिट, ठीक है? और जो यहां पर गारंटी दी गई है इस इंपोर्टर बैंक के द्वारा विदेशी बैंक को इंपोर्टर के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर इस गारंटी को कहा जाता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इसको कहा जाता है, ठीक है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, राइट? अब इन केस अगर कल को ये बंदा इस बैंक को लोन देने में मना कर देता है, कह देता मैं नहीं लोन देता, मैं वापस पैसा नहीं चुकाता, तो ये वाला बैंक इस इंपोर्टर बैंक से संपर्क करेगा, इसको कहोगा कि सर आपके वाले बंदे ने लोन नहीं चुका रहा है, आपने गारंटी दी थी, ये एलओयू है, आपके द्वारा साइन किया गया था, अब आपकी जिम्मेवारी है हमें पेमेंट करने की। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इसको पेमेंट करने की और ये इसको पेमेंट करता है इसके लोन की और ये फिर लेटर ऑन इससे अपने लेवल पर रिकवरी इनिशिएट करता है। जो भी रिकवरी के तरीके हैं उनसे थ्रू यहां पर ये रिकवर करने का प्रयास करता है पैसा, ठीक है? जो आपके सामने नीरव मोदी का केस हुआ था, वो नीरव मोदी का केस यही था जो मैंने अभी आपको बताया। नीरव मोदी ने भी विदेश से एक सेलर था, एक्सपोर्टर था, उससे हीरे इंपोर्ट किए थे। लेटर ऑन उसने उसको पेमेंट नहीं करी और उसने वहां के विदेशी बैंक से लोन ले लिया और लोन का जो कंफर्मेशन है, गारंटी जो है वो लोकल इंडिया के जो पीएनबी बैंक है, जो नीरव मोदी का बैंक था, उससे कंफर्मेशन दिलवाई गई और लेटर ऑन फिर नीरव मोदी भाग गया तो पीएनबी को जो गारंटी दी थी उस पर्टिकुलर बैंक को, बायर्स क्रेडिट जो दे रखा था जिसके बिहाफ पर, वो पीएनबी को इनको 14,000 करोड़ की पेमेंट बाहर के विदेशी बैंक को करनी पड़ी क्योंकि पीएनबी की गारंटी थी इसमें और नीरव मोदी पैसा नहीं दिया, आज भी नहीं दिया पीएनबी का पैसा। पीएनबी वसूल कर रहा है पैसा, जो भी तरीके हैं उनको तरीका अपनाया जा रहा है, वसूलने की कोशिश जारी है, की जा रही है। ये नीरव मोदी के केस में भी ये हुआ था। नीरव मोदी के केस में एक और चीज हुई थी, जो सेलर या फिर एक्सपोर्टर था जिससे इसने हीरे इंपोर्ट किए थे, वो भी इसी नीरव मोदी की ही एक कंपनी थी, किसी और मतलब उसी की एक छुपी हुई कंपनी कह लीजिए, जिसका इसके साथ ऑन पेपर कोई रिलेशन नहीं था बट ऑफ डॉक्यूमेंट के बाहर अनऑफिशियली इसका इसी के साथ रिलेशन था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो एक्सपोर्टर कंपनी थी वो भी नीरव मोदी की कंपनी थी, यानी कि जो हीरे भेजे गए थे वो ऑलरेडी नीरव मोदी के हीरे थे, लेकिन वो एक ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए इतना बड़ा 14,000 करोड़ का लोन बार बार लेने के लिए यहां पर किया गया। और ये 14,000 करोड़ का जो गारंटी थी वो एक बार में नहीं दी गई थी, 14,000 करोड़ बहुत सालों तक यहां पर जो गारंटी है बार बार दी जाने लगी और वो एक साथ इकट्ठा हो गया वो अमाउंट 14,000 करोड़ का, ठीक है? और फिर बाद में ये पता चला कि जो पीएनबी के ऑफिशियल्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल थी, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट का जो एलओयू बनाया जा रहा था वो वहां के सीनियर से बिना पूछे किए यहां पर बनाया जा रहा था।
पीएनबी के सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी खामी थी जिसके थ्रू यहां पर सॉफ्टवेयर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन को बिना किसी परमिशन के, हायर अथॉरिटी के परमिशन के बिना ही उसको एग्जीक्यूट करने में वो पॉसिबल थे। नॉर्मली सॉफ्टवेयर में ऐसी खामी नहीं होती तो वो ट्रांजैक्शन ही एग्जीक्यूट ना होता। ये एलओयू बिना हायर अथॉरिटी के परमिशन के उन तक पहुंचता ही नहीं, जाता ही नहीं। अगर वहां का जो सॉफ्टवेयर है, जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है आपका पीएनबी का, वो वहां के स्विफ्ट के सॉफ्टवेयर, स्विफ्ट एक तरीका है जिसके थ्रू हम ये एलओयू जो है वो भेजते हैं, कंफर्मेशन भेजते हैं, विदेशों में पैसा भेजते हैं, उस माध्यम से आता है। स्विफ्ट यहां पर कनेक्ट नहीं था, पीएनबी का फिनेकल सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू अब जो कि कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब ऐसी ट्रांजेक्शन होना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर होगी ऐसी ट्रांजेक्शन बिना किसी हायर अथॉरिटी की परमिशन के तो वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो चीज पता लग जाएगी। तो ये चीज यहां पर नीरव मोदी का केस था और ये चीज एलओयू, बायर्स क्रेडिट इसको कहते हैं। आई होप कि कहानी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो बता दो कि सर बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल एकदम। और कोई क्वेरी है, कुछ इश्यू है तो पूछ लो। और कोई क्वेरी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है तो आज के सेशन में मेरी तरफ से लेटर ऑफ क्रेडिट यहां समाप्त होता है। लेकिन एक चीज और बताकर जाऊंगा, उसके लिए वेट करना, ठीक है? सर मेरा अकाउंट ए बैंक में है और वो बैंक एलओसी की फैसिलिटी नहीं है, नहीं देता। अच्छा, और बी बैंक में एलओसी फैसिलिटी, क्या वो बैंक बिना मेरे अकाउंट के एलओसी करता है? मेरा अकाउंट ए बैंक में है। हाँ, वो बैंक में आपस में टाई अप होगा ना। मेरा अगर ए में अकाउंट है, बी में अकाउंट नहीं है, और ए जो है एलओसी नहीं देता, बी देता है एलओसी, है ना, तो मैं फिर वही बात आ गई ना, ये एडवाइजिंग बैंक वगैरह वाली बात जो हमने अभी पढ़ी थी। अरे यार चल पढ़ मेरे भाई, ये सारे बैंक इसीलिए तो इन्वॉल्वमेंट है कि हो सकता है कि जो बैंक हो वो ना ही हो जिसके पास ये फैसिलिटी हो, मेरा किसी और बैंक में अकाउंट हो, तो वो जो ए का जिसके साथ टाई अप है ना वो काम करेगा ए के बिहाफ पर ही। तो ए का आपका अकाउंट ए में ही रहेगा, आपको जरूरी नहीं होगा बी में अकाउंट खुलवाना। फिर अगर बी में ही अकाउंट खुलवाओ तो फिर बी के पास ही चला जाएगा ना, फिर ए की इन्वॉल्वमेंट ही क्या रहेगी। और नॉर्मली लोग ऐसे करते नहीं है। जब पता लगता है ना कि आपको मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट या उस तरह का बिजनेस करना है तो मैं ए में अपना अकाउंट क्यों रखूंगा, मैं अपना अकाउंट ही शिफ्ट कर दूंगा ना बी में, है ना। मैं ए में रखूंगा ही क्यों अपना अकाउंट। आपको पता है जब मुझे जब काम करना है, मुझे जो फैसिलिटी चाहिए, मैं उसके लिए ए के पास जाऊंगा, ए बी के पास जाएगा, मेरा काम डिले होगा, इसका इट्स बेटर कि मैं बी के पास डायरेक्ट ही चला जाऊं, अकाउंट खोल लूं, ठीक है। ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको, यहां पर ये आज पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूरी पूरी क्रेडिट फैसिलिटी की। अभी मैं अपलोड कर ही देता हूं इसको पीडीएफ को, ठीक है। और एक चीज थी जो शुरुआत में हमने पढ़ी थी, दैट इज फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड में, इनमें डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंड बेस्ड एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपका यहां पर क्या है, कैश इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, यानी कि पहले दिन से ही कस्टमर को पैसा दे दिया जाता है। और नॉन फंड में फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे पैसा नहीं दिया जाता है। नॉन फंड में केवल और केवल गारंटीज दी जाती हैं। पैसा कब इन्वॉल्व होता है, पैसा तब इन्वॉल्व होता है जब यहां पर किसी भी तरह की गारंटी इन्वोक होती है या लेटर ऑफ क्रेडिट इन्वोक होता है, किसी भी तरह की कोई चीज ऐसी होती है तब जाकर यहां पर पैसा दिया जाता है। टिल दैट टाइम पैसा नहीं दिया जाता। पैसा फंड बेस्ड फैसिलिटी में ही दिया जाता है। पहले दिन से आप कस्टमर को पैसा दे देते हो, नॉन फंड में पहले दिन से आप पैसा नहीं देते हो। ये फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड के बीच में एक यहां पर आपका क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, ठीक है। कल की क्लास में भी मैं लोन एंड एडवांसेस से जुड़ी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर कल आपका लोन्स एडवांसेस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये पीडीएफ आज मिल जाएगी। इस पीडीएफ में किसी भी तरह कोई डाउट हो, कोई लाइन कुछ भी समझ ना आया हो तो कल की क्लास में मेरे से पूछ लेना। पीडीएफ आपको आज पढ़ लेना, इसको रिवाइज कर लेना पूरी पूरी पीडीएफ को। कुछ भी डाउट कल हम डिस्कस करेंगे, इस क्लास से जुड़ा हो, इस पूरे लोन्स एडवांस से जुड़ा हो, और कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं लाइक द सिक्योरिटी, टाइप ऑफ सिक्योरिटी वगैरह के बारे में, गिरवी रखना होता है क्या, गिरवी रखना होता है कैसे होता है, उसके ऊपर कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। फिर परसों से नया टॉपिक, शायद परसों फिर हम एनपीए शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। कुछ डाउट? आई डोंट थिंक कुछ रहा होगा, नहीं तो कमेंट आ जाता मेरे पास। चलो सेशन एंड करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।